नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम सभी लोग 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों 12th फिजिक्स की जो पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर विद्युत की। ठीक है, 12th फिजिक्स की जो पहली यूनिट है उसका नाम है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों इस यूनिट में हमको दो चैप्टर पढ़ने हैं। वो दो चैप्टर क्या हैं? पहला चैप्टर हमको पढ़ना है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आपको स्थिर विद्युत की में दूसरा चैप्टर पढ़ना है विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं संधारित्र। ठीक है, संधारित्र। ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पार्ट 1 के सबसे लेंदी चैप्टर भी है। ठीक है, मीन्स यूनिट फर्स्ट में ये जो दोनों चैप्टर हैं ये थोड़े लेंदी हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे और वीडियो के अंत में उस कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट हम जिस दिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। यदि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को देने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्थिर विद्युत की क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन। ठीक है, अब बात आती है जब आवेश स्थिर हो गया तो गतिज भी होगा। ठीक है, तो बच्चों आपके फिजिक्स में ठीक है दो ही आवेश का अध्ययन करना है, एक है स्थिर आवेश और दूसरा है गतिज आवेश। कुछ चैप्टर शुरुआत के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको स्थिर आवेश का डिस्कशन करना है और उसके बाद से आपको गतिज आवेश का डिस्कशन करना है, जहां पे आवेश क्या होगा? गतिशील होगा। बात समझ में आ गई? तो यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर दूसरा विद्युत विभव एवं संधारित्र। ठीक है, और आपका स्थिर विद्युत की क्या होता है? मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत की का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपका पहला ही टॉपिक है आवेश। ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या है? विद्युत आवेश। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको लिख के भी बताएंगे कि लिखना कैसे है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये है आपका विद्युत आवेश मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे आप हो, आपके सामने दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा कुछ आपको कहा जिससे आपको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। बात समझना। ठीक है, ये आपके अंदर का गुण है। ठीक है, आप किसी भी बात को बहुत सहजता से लेते हैं, ये आपका एक गुण है। ठीक है, किसी भी बात पे आप गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये आपका एक गुण है। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार कुछ पदार्थों के भी कुछ गुण होते हैं, उनको हम अभी बताते हैं इस एग्जाम्पल से रिलेट करके। कैसे आप समझो, जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने कुछ कहा तो आपको गुस्सा आ गया, आपका रिएक्शन कुछ अलग प्रकार का होगा उस गुस्से का। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? आपके अंदर का ही गुण है। आप गुस्सा भी होते हो और आप किसी बात को बहुत ही सहजता से भी लेते हो। कोई बच्चा आपको कुछ कहा, आप उसको बहुत ही सहजता से लिए, आपको अच्छा लगा। ठीक है, दोनों क्वालिटी आपके अंदर आई। बात समझना। तो इसी प्रकार जो आवेश होता है ना, ये किसी पदार्थ का गुण होता है।
ध्यान देना, आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण होता है, क्या उत्पन्न करता है। तो बच्चों जो आवेश होता है, ध्यान देना, पहले मोटा मोटी बात मैं बता देता हूं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं लिख लिख करके। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का क्या है, गुण है। अब इस गुण के द्वारा क्या होता है, ध्यान दो, गुण है तो भाई इसके द्वारा कुछ ना कुछ होगा ही। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। मीन्स बच्चों विद्युत आवेश क्या हो गया, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश कौन सी राशि है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, वैद्युत आवेश की बीमा क्या है। बात समझ में आ गया। और वैद्युत आवेश पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत आवेश की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। वैद्युत आवेश आप हेडिंग लगाएंगे और परिभाषा में लिख देंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, मीन्स ऐसे लिख देंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों विद्युत आवेश को मीन्स इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब बात को हम समझाते हैं आपको। वैद्युत आवेश यदि आप समझ गए ना, तो इस चैप्टर में आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, तो क्या है, यूनिट आपका स्थिर विद्युत की है। स्थिर विद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और स्थिर विद्युत की के अंतर्गत बच्चों हमको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव एवं संधारित्र, ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश आप समझ गए होंगे क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, फटाफट कमेंट करके बताओ, समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसे बच्चों हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश का प्रकार, आवेशों के प्रकार हम लिख के भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप समझो आवेशों के प्रकार। बात आती है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। आप ध्यान दो। तो बच्चों विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आप अपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, कमेंट करो फटाफट, ठीक है। तो बच्चों वैद्युत आवेश क्या होता है ना, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है धन आवेश, इसको आप +Q भी लिख सकते हो, ठीक है। और बच्चों दूसरा होता है ना ऋण आवेश,
पहला हो गया धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं कि धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। धनावेश कहाँ उत्पन्न होगा, किसी पदार्थ पे ही तो उत्पन्न होगा धनावेश, और किसी पदार्थ पे उत्पन्न होगा ऋण आवेश। कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। आप सोडियम का नाम सुने होंगे, सोडियम का जो प्रतीक होता है वो आपका होता है Na। ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और बच्चों इसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 281। अब देखिए, अब आपको हम बता दें कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चों परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आपसे कोई पूछे कि सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं, आप बताएंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी। सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, 11 होगा। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। अब हम आपसे पूछते हैं कि सोडियम परमाणु का अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम परमाणु क्या करता है, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, बताओ। अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10, 10 और 1 11। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ध्यान देना मेरी बात को, एक एक स्टेप को ध्यान देना, उसके बाद हम आपको परिभाषा बता पाएंगे कि धन आवेश की परिभाषा क्या होती है और ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है। अब आप ध्यान दो, अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उतना सोडियम पे धनावेश उत्पन्न होता है। बात समझ गए। अब एक बात ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या उत्पन्न हुआ, धनावेश, ठीक है। बात समझ में आया ना, मीन्स तो आप धनावेश की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश है, जो उत्पन्न आवेश है उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ऋण आवेश की। देखो, जैसे समझो ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, ठीक है। इसे अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा। तो ले रहा है तो उधार ले रहा है, ठीक है। तो उधार लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना इस पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। बात समझना, उतना क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन लेने से पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अधिक हो गया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, तो क्या हुआ, क्लोरीन पे एक ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बच्चों कहते हैं ऋण आवेश। बात समझ में आ गई। तो धनावेश क्या हो गया, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धन आवेश, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है बच्चों उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। बात समझ में आ गई। अब देखिए घर्षण के माध्यम से एक हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, अभी हम आपको लिख के भी बताएंगे इसकी परिभाषा, पहले आप पूरी बात सुन लो। अब देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाता है तो होता क्या है, कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे चले जाते हैं, रेशम पे चले जाते हैं। अब हुआ क्या,
कांच से इलेक्ट्रॉन निकले, रेशम पे गए, तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? कमी हुई। अब जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। अभी हम आपको बताएं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां उत्पन्न आवेश आपका धनावेश कहलाता है। ठीक है, तो कांच की छड़ को जब हम रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पे चले जाते हैं, तो रेशम पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ? कांच में धनावेश उत्पन्न हो गया कांच की छड़ में, और रेशम में बच्चों क्या हो गया? ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। रेशम पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आबनूस की छड़ पर आ गए। अब क्या प्रक्रिया हुआ? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आबनूस की छड़ पे आ रहे हैं, मीन्स आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, बिल्ली की खाल पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाता है और बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसके कारण वो क्या होता है? आवेश हमारा धनावेशित हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके द्वारा उस पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश हम आपको क्या बताए कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम बच्चों कहते हैं धनावेश, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। तो हम आवेश के प्रकार को कैसे लिखते हैं, आइए हम आपको लिख के भी बताते हैं। ठीक है, तो यदि आप लिखना चाहते हैं कि आवेशों का प्रकार को कैसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या है? आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। अभी हम आपको समझाए कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां उत्पन्न जो आवेश होता है बच्चों उसको हम कहते हैं धनावेश। ठीक है, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। इससे होता क्या है? कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे कांच की छड़ क्या होती है? धनावेशित हो जाती है। अब बात आती है बच्चों ऋणावेश का। तो ऋणावेश में क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, आबनूस की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। कैसे? बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे आबनूस की छड़ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और आबनूस की छड़ क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि स्थिर विद्युत की क्या है। तो बच्चों स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपका पहला टॉपिक है आवेश। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा उस पदार्थ में वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। और बच्चों आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, उम्मीद है आपको आवेश और आवेश के प्रकार अच्छे से बच्चों समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, फिर हम इसके बाद आगे के टॉपिक को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको समझाते हैं आवेश वाहकों की परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो बच्चों आवेश वाहकों की परिकल्पना का जो आधुनिक रूप है वही इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आप एक एक पॉइंट समझो, फिर हम आपको लिख के बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार बात पहले सुन लो फिर लिख के बताता हूं। क्या है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब बच्चों परमाणु के भीतर
एक ठोस भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु के भीतर एक ठोस भाग होता है जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में दो कण होते हैं, नाभिक में दो कण होते हैं। कौन कौन से, नाभिक में होता है बच्चों प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, आप सभी को पता है, और परमाणु के भीतर एक ठोस भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बताना है। ठीक है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है। तो बच्चों प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अब बात करते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है या आवेशहीन होता है। तो बच्चों नाभिक क्या होता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है, क्यों धनावेशित होता है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों में से जो प्रोटॉन है ना वो धनावेशित है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। मीन्स प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण, प्रोटॉन के धन आवेशित होने के कारण जो आपका नाभिक होता है ये भी क्या होता है, धनावेशित होता है। फिर आप समझो आवेशवाहकों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतर एक ठोस भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के भीतर दो कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशित, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। और प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक आपका होता है धनावेशित। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, उनमें क्या होता है वो भ्रमण कर रहा होता है। तो नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें एक कण होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित है, ऋणावेशित है या आवेशहीन है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना ऋणावेश होता है। हम आपको बता दें कि नाभिक के बाहर स्थित जो कण होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना नाभिक के भीतर स्थित प्रोटॉन पर धनावेश होता है। बात समझना, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना प्रोटॉन पे धनावेश होता है। ध्यान देना, नाभिक के बाहर स्थित जो कण है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है। अब इससे क्या पता चला कि नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के भीतर स्थित प्रोटॉनों की संख्या के क्या है, बराबर है। मीन्स ऋणावेश क्या है, धनावेश के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। बात समझ में आया, हमारा परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें भीतर स्थित धनावेशों की संख्या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित ऋणावेशों की संख्या के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु हमारा क्या है, उदासीन है। एक बार और मेरी बातों को सुनो, क्या है, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के भीतर बच्चों एक ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक में उपस्थित होते हैं दो कण, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशित, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक भी होता है धनावेशित, और नाभिक के बाहर स्थित एक कण है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणावेश होता है। कितना ऋणावेश होता है, जितना नाभिक के भीतर स्थित प्रोटॉन पे धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या होता है, ऋणावेश होता है। मीन्स ऋणावेश धनावेश के बराबर हो रहा है किसी भी परमाणु के अंदर, इसलिए परमाणु क्या होता है बच्चों, विद्युत उदासीन होता है। अब बात आती है कि धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। यह भी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ही आता है। ठीक है, तो आवेश वाहकों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में अगला स्टेप ये है कि धनावेश कैसे उत्पन्न होगा और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होगा। तो बच्चों जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कुछ कम हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम कहते हैं धनावेश। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश। मीन्स किसी भी पदार्थ का धनावेशित होने का अर्थ ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है,
कमी हो रही है। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहाँ जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। मीन्स किसी भी पदार्थ का ऋणावेश होने का अर्थ ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है आपको पता होगा, आवेश का मात्रक है। अभी आगे आने वाले टॉपिक में हम आपको आवेश का मात्रक भी बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश प्रोटॉन पे उपस्थित धनावेशों की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही आवेश आपका एक प्रोटॉन पे होता है, बट वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ध्यान देना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो गया, -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पे कितना आवेश हो गया, +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका आवेशहीन होता है। समझ गए इसकी परिकल्पना क्या है, आवेश वाहकों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। समझ गए, आवेश वाहकों का जो आधुनिक रूप है वही उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतरी भाग में एक ठोस पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशित, न्यूट्रॉन होता है बच्चों आवेशहीन। प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण ही आपका नाभिक धनावेशित होता है। समझ गए, और नाभिक के बाहर स्थित होता है एक कण जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है जितना प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है धनावेश, और यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे उत्पन्न होता है ऋण आवेश। अब हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कि इसको आप लिखेंगे कैसे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये है आवेश वाहकों की परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का नोट्स। इसे आप लिख लें, आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। आवेश वाहकों की जो क्या है परिकल्पना का आधुनिक रूप है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ बच्चों परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशित, प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक भी आपका होता है धनावेशित। और नाभिक के बाहर स्थित एक कण होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना नाभिक के भीतर स्थित प्रोटॉन पे धनावेश होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि आप 2-4 लाइन और लिखना चाहते हो तो क्या लिख लेना, ये बात लिख लेना कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। यह भी आवेश वाहकों की परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड भर गया ना, इसके लिए मैंने लिखा, आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। क्या लिख देना कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां जो उत्पन्न आवेश होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। बात क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, एक बार ओरली और हम आपको बता देते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब देखिए, इससे होता क्या है, जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले गए तो कांच की छड़ में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और रेशम के कपड़े पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जहां बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां क्या उत्पन्न होता है, धनावेश। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धनावेश कब उत्पन्न होगा और ऋणावेश कब उत्पन्न होगा, ठीक है।
और क्या होता है, रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों इस पर उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है कांच की छड़ पे, जितना रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इनका जो नेट आवेश होता है ना वो शून्य हो जाता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। अब देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। हुआ क्या हुआ कि आबनूस की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले, आबनूस की छड़ पर आए, तो बिल्ली की खाल में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वहाँ क्या उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। और बच्चों आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि घर्षण द्वारा आवेशन को आप स्पष्ट करिए। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप इन 2 एग्जाम्पल्स को लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताते हैं 1 या 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीधा सीधा एक शब्दों में समझो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही हम वैद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही हम वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, अब देखिए जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। विपरीत प्रकार के कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार की यदि वस्तु है उनको हम आपस में रगड़ते हैं तो इन दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। मीन्स किसी एक पर धनावेश उत्पन्न होगा तो दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अभी हम आपको बच्चों बताए थे कि धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को 2 वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और मापने पर यह देखा गया, जब उनको मापा गया भाई कि कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है विपरीत प्रकार का, तो उनको मापने पर यह देखा गया कि दोनों पर जो आवेश की मात्राएं हैं वो समान हैं। मीन्स किसी एक वस्तु पर जितना धनावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋणावेश दूसरे वस्तु पे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताए थे। क्या एग्जाम्पल बताए थे, आपको इसमें लिखना है। ठीक है, क्या बताए थे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब हुआ क्या, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, किधर गए, रेशम के कपड़े पर गए, तो कांच की छड़ में क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो आप सभी को पता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पर गए, रेशम के कपड़े पर गए, तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो गया, आबनूस की छड़ पे आ गया, तो आबनूस की छड़ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश। मीन्स आबनूस की छड़ पे ऋणावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, और बिल्ली की खाल पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वहां धनावेश उत्पन्न हो गया। तो जितना धनावेश बिल्ली की खाल पे उत्पन्न हुआ उतना ही ऋणावेश आबनूस की छड़ पे हुआ। मीन्स ऋणावेशों और धनावेशों की संख्या जब मापी गई तो दोनों की संख्या क्या हुई, बराबर हुई, और नेट आवेश इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यह कहा जा सकता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही हम वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लिख देंगे कि आवेशों को, एग्जाम्पल हम आपको समझा दिए,
यदि बच्चों 2 नंबर में प्रश्न आता है तो आप उन एग्जाम्पल्स को भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, या आप ये लिखेंगे कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी ही हम क्या कहते हैं, इसी ही विद्युत आवेश संरक्षण का, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बात क्लियर? इतना लिख दोगे आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हो तो आप इसके पहले लिख लेना। ठीक है, कि जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं पर क्या होता है, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक पर धनावेश तो दूसरे पर ऋणावेश, और मापने पर यह पाया गया कि एक पर जितना धनावेश उत्पन्न हुआ उतना ही दूसरी वस्तु पे क्या उत्पन्न हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल आपको वीडियो के शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको अभी सुनते सुनते तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं, आवेश की मूल इकाई। ठीक है, क्या है बच्चों, आवेश की मूल इकाई, या यूं कहें मूल आवेश। हेडिंग आपका रहेगा मूल आवेश, इसे आप लिख दोगे आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। हम आपको सबसे पहले बता दें, इसमें प्रश्न क्या पूछता है बच्चों, प्रश्न पूछता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, या परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, या परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। आप एक लाइन में पहले इसका आंसर समझ लो, फिर हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो है क्या, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे ही हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, देखो हम आपको पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण, यही प्रश्न पूछता है बच्चों। ठीक है, इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं, इतना आप लिख देना। अब हम आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, तो विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेशों के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। तो बच्चों, आवेश की जो मूल इकाई होती है ना, वो आपकी होती है ई। आवेश की मूल इकाई क्या होती है, ई। विभिन्न पदार्थों पर आवेशों को जब देखा गया तो यह पाया गया कि जो हमारा मूल आवेश है ना, वह ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है।
इसको हम विभाजित नहीं कर सकते या इसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब क्या है, मतलब जो आपका मूल आवेश है वह E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कैसे? E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। मीन्स ये विभाजित नहीं हो सकता, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता 0.7E 0.5E, इसे आप विभाजित नहीं कर सकते। तो वही कहा गया है कि आवेशों को आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेशों के इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। तो आवेशों की बच्चों जो मूल इकाई होती है उसे हम E कहते हैं। आवेश की जो मूल इकाई है, आवेशों की मूल इकाई, आवेशों की मूल इकाई क्या होती है? मूल इकाई E है। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया? तो जब हम विभिन्न पदार्थों पे आवेशों को मापे तो यह देखा गया कि जो हमारा आवेश है वह E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जब लिखने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वो आपका होता है -E, ठीक है। प्रोटॉन पे बच्चों जो आवेश होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो आपका होता है +E। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। इसका जो मान होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और एक आता है अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण जो होता है ना वह हीलियम का परमाणु होता है। हीलियम क्या? हीलियम मीन्स He। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 और द्रव्यमान संख्या बच्चों होता है 4। यदि कहीं पे बोला अल्फा कण तो अल्फा कण का मतलब ये होता है ना हीलियम का परमाणु, और हीलियम के परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 से। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है ना वो आपका होता है +2E। ये आप ध्यान रखना। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया कि जो हमारा आवेश होता है सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हो सकता है E 2E 3E 4E डॉट 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 हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसी के गुण को हम क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है -E, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है बच्चों +E होता है, और अल्फा कण या हीलियम के परमाणु का नाभिक 2He4 का पर जो आवेश होता है वो आपका होता है +2E, ठीक है। और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आवेश कौन सी राशि है, आवेश का मात्रक क्या है और आवेश का बच्चों बीमा क्या होता है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं विद्युत आवेश का मात्रक हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हम आपको समझाए आवेश क्या है, आवेशों का प्रकार क्या है, मीन्स आवेश से संबंधित जितने भी छोटी मोटी बात है सब हम आपको समझा दिए हैं। यदि आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूलता है तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आवेश के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आने वाले बड़े बड़े डेरिवेशन में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी दिक्कत न हो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ तो आप जरूर याद रखना कि धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए विद्युत आवेश का मात्रक को निकाला कैसे जाता है। आप पढ़े होंगे विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। शुरू में ही हम आपको बताए थे कि विद्युत आवेश क्या होता है। बच्चों जो विद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके द्वारा हम उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके मात्रक पे। अब देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से यदि आप आवेश का सूत्र निकालो, T का इधर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हो जाएगा IT बराबर हो जाएगा Q, मीन्स Q बराबर क्या हो गया, IT। अब यदि हम Q के मात्रक की बात करें, Q मीन्स आवेश,
तो Q का जो मात्रक होगा वो आपका होगा I का मात्रक गुणे T का मात्रक। I क्या है बच्चों? धारा है, और T क्या है? आपका समय है। ठीक है, तो I मीन्स धारा का मात्रक, तो धारा का मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। T मीन्स समय का मात्रक बच्चों हो जाएगा सेकेंड। यदि इसको शॉर्ट में लिखोगे तो AS लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को ही हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। तो बच्चों आवेश का दो मात्रक हो गया, एक हो गया एम्पियर सेकेंड और दूसरा मात्रक हो गया कूलाम। अब हम बात करते हैं आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा, तो जब हम आवेश की बीमा निकालेंगे तो धारा की बीमा गुणे T, समय की बीमा यदि आपको पता है तो आवेश की बीमा आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो धारा एम्पियर की बीमा को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों समय T की बीमा को आप T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका हो गया AT। तो ये हो गया आपका आवेश की बीमा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आवेश कौन सी राशि है। तो बच्चों आवेश आपका होता है अदिश राशि, ये आप ध्यान रखना। आवेश कौन सी राशि है? आवेश आपका होता है अदिश राशि। आपके बोर्ड पेपर में इसमें से दो प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि आवेश कौन सी राशि है? याद रखना आवेश अदिश राशि है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर सेकंड होता है। ये वाली मात्रक याद रखना, ठीक है, क्योंकि यदि MCQ में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कि कूलाम न मिले, क्या मिलेगा? एम्पियर सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम या एम्पियर सेकंड, बीमा हो गया AT और राशि होगी बच्चों क्या? अदिश राशि। क्लियर? तो बच्चों आवेश क्या है? आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश का मात्रक क्या है? आवेश की बीमा क्या है? आवेश कौन सी राशि है? उम्मीद है आप सभी लोग ये सभी टॉपिक समझ गए होंगे। बच्चों अब आ गई है बारी कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस दें और उन क्वेश्चंस को आप हमें सॉल्व करके या डायरेक्ट आंसर बता करके आप हमें कमेंट करके बताएं कि वो उसका आंसर क्या होगा। यदि आप सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो 100% श्योर है कि आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे। यदि बच्चों अब तक बताए गए सभी के सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आया। क्लियर? तो चलिए बच्चों अब हम आपको प्रश्न भी दे रखे हैं। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में के आंसर आप कमेंट करके फटाफट बताइए। बच्चों एक चीज़ और रह गया, हम आपको आवेश में एक चीज़ नहीं बता पाए। आवेश Q बराबर होता है ना Ne। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना उसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बात समझ में आई? Q बराबर क्या है? Ne। अब हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? ठीक है, प्रश्न है आपका कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।